हेलो फ्यूचर ईआर एंड ईआर बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन की सेकेंड क्लास है। तो इस क्लास से पहले जो फर्स्ट रिवीजन क्लास हुई है जिसमें हम लोगों ने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है अलोंग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए और फिर ये जो आज का रिवीजन है उसको भी जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा फिजिक्स आपको यहाँ पर रिवाइज कराया जाएगा विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो डेरिवेशन आएगा बीच में उसको भी किया जाएगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि इस रिवीजन में आपकी फिजिक्स कंप्लीटली 100% रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जो ऊपर वाले ने टाइम मशीन बना रखी है ना, उसमें ऑफ का स्विच नहीं है, तो टाइम की वैल्यू हम लोगों को जाननी है। तो स्टार्ट करते हैं आज सेकंड क्लास। मैं फिफ्थ पेज तक, लास्ट क्लास में मैं 5वें नंबर पेज तक पहुंच चुका था और हमने क्या क्या सीख लिया था। हमने सीख लिया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स से पहले चार्ज की जो छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, वो जान लिए थे। और ये हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कर लिया था। तो ये फिफ्थ नंबर पेज तक हम लोगों ने कर लिया, यानी यहां तक आ चुका है। ये एक एक्स्ट्रा पेज लिया जाए तो बेटा अभी तक जो हमने सीखा है उसमें सबसे जो जरूरी बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, एनसीईआरटी कहता है कि अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप टेस्ट चार्ज का पहले नाम लिखिए, टेस्ट चार्ज का नाम ले लीजिए और उसके बाद में सोर्स चार्ज का नाम ले लीजिए, सोर्स चार्ज का नाम। जैसे अगर मैंने लिखा है एफ माने इलेक्ट्रिक फोर्स और लिखा है ए बी, तो यहां पर जो ए है बेटा वो टेस्ट चार्ज है और जो बी है दैट इज सोर्स चार्ज। बी यहां पर सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज ये भी हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में सीखा है कि सोर्स चार्ज जो होता है उसका काम होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना। तो सोर्स चार्ज अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो टेस्ट चार्ज है उसका काम होता है फोर्स खाना, यानी कि ये उस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा। तो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे आपको ये सिंबल मिला और आपको इसको पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ड्यू टू और फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा? टेस्ट चार्ज पर लगेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया टीसी, टीसी का फुल फॉर्म है टेस्ट चार्ज। और ड्यू टू, ड्यू टू की मीनिंग के बाद ड्यू टू का मतलब है किसके कारण है, तो वो सोर्स चार्ज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने अभी तक सीखी है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ में बेटा गलती हो रही है, बच्चे गलती कर रहे हैं, नहीं करनी है हमको। तो फिर बेसिक से आप इधर उधर नहीं हो सकते ना, बेसिक तो करने ही पड़ेंगे। दूसरा जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसमें आर कैप आया है। ये आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन में जो काम करने वाला यूनिट वेक्टर है दैट इज आर कैप। एवरीवन नोज कि जहां डायरेक्शंस होती है वहां पर यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये भी आपको बताया गया कि जब भी डायरेक्शन आप पूछें तो हमेशा सोर्स चार्ज से पूछें बेटा,
जैसे अगर मैंने यहां पर एक चार्ज लिया है, ये इस चार्ज का नाम है P और ये प्लस है, और एक चार्ज हमने लिया है ये Q और ये भी प्लस है, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स P से Q होगी या Q से P होगी? गलती नहीं करनी है, तो हमेशा सोर्स चार्ज से पूछ लिया करो। तो लीजिए, सोर्स चार्ज से हमने पूछा कि भाई सोर्स चार्ज आप प्लस में हो और सामने वाला टेस्ट चार्ज भी प्लस में है, तो सोर्स चार्ज आप टेस्ट वाले चार्ज पर कैसा फोर्स लगाओगे? तो आंसर क्या आया? रिपल्सन, यानी कि देखो हाथों का एक्शन देखो ये, तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो ये होगी, P से Q। अब इस डायरेक्शन में जो काम करने वाला यूनिट वेक्टर है हम उसको आर कैप से लिखेंगे। क्लियर है ये बात? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म को अच्छे से समझने के लिए हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, दिस वन इज द पेज। ओके, ये देखिए डियर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन होगा इसके पहले वाले पेज पर। ये है वो क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। हाउ शुड वी डिवाइड अ चार्ज कैपिटल Q टू गेट द मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन देम? हमारे पास में कैपिटल Q चार्ज है और इसको हमें डिवाइड करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो दोनों डिवाइडेड पार्ट्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर हमने कहा कि एक पार्ट यहां पर x है, दूसरा क्या हो जाएगा? Q माइनस एक्स, और दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं वो डिस्टेंस r पर रखे गए। तो ये x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रिक वाला वो मैक्सिमम हो? तो आप कूलाम्स लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू स्मॉल के, Q1 में x आ जाएगा, Q2 में Q माइनस एक्स आ जाएगा, और अपॉन में डिस्टेंस ये आर स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर और क्यू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। तो डियर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी एफ अपॉन डी एक्स, तो ये k अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा q माइनस टू एक्स। फिर जब पहला वाला डेरिवेटिव फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको किसके इक्वल रखते हैं? जीरो के इक्वल। तो जब आप इसको जीरो के इक्वल पुटअप करोगे तो ये रिजल्ट आएगा जीरो इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर एंड q माइनस टू एक्स। तो यहां से डियर आएगा x इज इक्वल टू क्यू बाई टू। अब ये जो x की वैल्यू आई है, हमको इस x की वैल्यू पर मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है? तो अब हम इसका जो डिफरेंशिएशन, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला है उसको जो है एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू, और इस पर जो x की वैल्यू हमने निकाली है उस x की वैल्यू वहां पर पुटअप करेंगे, और अगर हमको नेगेटिव मिलता है तो यानी कि उस x की वैल्यू पर मैक्सिमा मिल रहा है, और अगर हमें प्लस मिलता है तो इसका मतलब हमें उस x की वैल्यू पर मिनिमा मिल रहा है। तो जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू, तो रिजल्ट आएगा यहां पर k बाई आर स्क्वायर, और यहां पर डिफरेंशिएशन आएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू, और जो x की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज q बाई टू।
तो यहां पर आप देखिए इस टर्म में x कहीं है ही नहीं, इसका मतलब है इस x की वैल्यू पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। एंड सो वी कैन से, यू कैन से कि इस x बराबर q/2 जो ये है, इस पर रिजल्ट मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इनका क्वेश्चन था कि कैसे डिवाइड किया जाए जिससे कि हमको मैक्सिमम फोर्स मिले। तो अगर एक पार्ट हमारा q/2 होगा तो दूसरा वाला पार्ट कितना आ जाएगा, दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा q माइनस q/2, इट मीन्स q/2। तो आंसर आ गया कि अगर हम इक्वली डिवाइड करें, दोनों पार्ट्स अगर इक्वल हो, चार्ज को अगर डिवाइड करना है और पर्पस ये है कि दोनों पार्ट्स के बीच में जो है फोर्स मैक्सिमम हो, तो आपको उन चार्जेस को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने सीखा। तो ये जो पूरी की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी गई है, ये हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू मैथ स्टूडेंट, जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग कर लिया है। जो हमारे बायो स्टूडेंट्स हैं वो इसको थोड़ा सा जनरल में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इसी क्वेश्चन को करना है लेकिन इस तरीके से नहीं करना, तो प्रैक्टिकल में आप इसको कर सकते हैं। अब आपके पास में जो है क्यू चार्ज है, सपोज कर लो क्यू की वैल्यू आपके लिए 40 कूलाम है। अब इसके दो पार्ट्स करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट है, उसका नाम है ऋतिक, ऋतिक नाम है। उसने एक टुकड़ा ले लिया 10 कूलाम का और दूसरा ले लिया 30 कूलाम का। बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रखेंगे, r डिस्टेंस रखा। तो डियर F इज इक्वल टू होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आपका ये k/r² तो कांस्टेंट है, तो F प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2। तो यहां पर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितना है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आपका मिलेगा 300। तो ऋतिक ने जो डिवीजन किया है उसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 300 है। एक और मेंबर ले लेते हैं कि डिवीजन करना था, 40 कूलाम का डिवीजन करना था, तो सलमान खान को ले लेते हैं। भाईजान आए, इन्होंने एक 20 कूलम ले लिया और दूसरा भी 20 कूलम ले लिया। डिस्टेंस वही यार रखा। यहां पर जरा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखिए तो आया 400। एक तीसरे मेंबर को भी लिया जाए तो मान लेते हैं कि भाई जो तीसरे मेंबर है वो शाहरुख खान आ गए। शाहरुख खान का डिवीजन ही तो करना है। शाहरुख खान बोल रहे हैं कि भाई चलो अच्छा क्या काम है, हमने कहा चार्ज का डिवीजन करना। ओहो, बिल्कुल हो जाएगा किरण। तो किरण करते हुए इन्होंने एक वैल्यू ले रखी है 5 कूलम और दूसरी दे रखी है 35 कूलम। किरण, डिस्टेंस r है, फोर्स की वैल्यू निकाली, 5 5 25, 5 3 15, 15 और 2 17, 175। मेरे प्यारे बायो स्ट्रीम वाले बच्चे, जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन को जैसे हमने मैथमेटिकल वे से किया है आप भी वैसे ही करें। आप प्रैक्टिकल वे में भी इसको समझ ले और फिर ये एज ए कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा। आप देख सकते हैं देयर आर द 3 चॉइसेस। 3 लोगों को हमने जो है ये मौका दिया डिवीजन करने का। आप चाहें जैसे डिवीजन करना, घर पर और सारे बहुत सारे आप चॉइसेस लेकर के, कैलकुलेटर लेकर के बैठना। आप देखोगे जिसने इक्वल डिवीजन किया है वहीं पर जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है ना वो मैक्सिमम है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आ रहा है वो 400 है, बाकी 300 है, यानी 400 से कम है। और यहां पर भी देखिए कम है। तो क्या सीखने को मिला हमें, ये मिला कि जब दो चार्जेस इक्वली डिवाइड किए जाएंगे डिस्टेंस कांस्टेंट करके, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों पार्ट्स के बीच में वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।
और इस पेज में देखो इसको ऐसे ही सॉल्व भी किया गया है। ये देखो जिस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व किया गया है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन जो ये दिखाई दे रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, ये वेक्टर फॉर्म का लग रहा है। हाँ, वेक्टर फॉर्म का है। तो पहले हम आपको ये बता दें कि अगर हमें कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, केवल लिखने की बात हो रही है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर क्वेश्चन करें कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, केवल वेक्टर फॉर्म। तो हमने सीखा है कि वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और हम इसको ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर, और साथ में हम लेते हैं यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास में Q1 चार्ज है पॉइंट, और ये Q2 चार्ज है पॉइंट। डिस्टेंस यहां पर R है, तो इनके चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू होगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। हमें दो फोर्स वेक्टर चाहिए यानी वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो ये देखिए हमने फोर्स लिया, और जो भी आपका टेस्ट चार्ज होगा दोनों में से, तो यहाँ पे T फॉर टेस्ट चार्ज और S फॉर सोर्स चार्ज, तो ये हो जाएगा स्मॉल के Q1, देखो वैल्यू चाहिए तो वैल्यू की जगह पे लिखा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। और साथ में क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले भी हमने आपको बताया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो जिस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर काम करता है, उस डायरेक्शन में काम करने वाले वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को आर कैप से लिखते हैं। तो यहां पर आप लेके आएंगे आर कैप को, ये आ गया आर कैप। आर कैप क्या है, ये वो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर और अपॉन में वेक्टर का मॉडुलस। तो यूनिट वेक्टर आर कैप को लिख सकते हो वेक्टर आर अपॉन में वेक्टर आर का मॉडुलस। आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। आर कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर एक वेक्टर ए कैप है तो उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए। अगर एक वेक्टर बी कैप है तो उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होगा, बी कैप, वेक्टर बी। तो इसी तरीके से आर कैप है, इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर। और वेक्टर आर की डायरेक्शन भी वही होगी जो आर कैप की होगी। भाई अगर मैं कहूं कि ए कैप ऊपर की तरफ है तो जो वेक्टर ए है वो भी ऊपर की तरफ होगा। और अगर ये बी कैप आपका जो है जेड एक्सिस पर है तो ये बी, वेक्टर बी भी जेड एक्सिस पर ही होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर को भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स का वेक्टर कहा जाएगा कि ये भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में काम करने वाला वेक्टर है, और आर कैप यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए रिजल्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। एफ टी एस के Q1 Q2 और ये आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह पर ये आ जाएगा वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ आर। अब ये जो मॉड ऑफ आर है यानी कि आर वेक्टर की जो लेंथ है, चलिए डिसीजन ले लेते हैं कि आप किसको टेस्ट बना रहे हैं, किसको सोर्स बना रहे हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज है और ये वाला चार्ज सोर्स चार्ज है, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो जरा देखो सोर्स चार्ज से पूछो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। तो जब आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे तो सोर्स वाला चार्ज टेस्ट वाले चार्ज पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ये देखिए ये डायरेक्शन होगी डियर, इसी डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन आई है, इसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आर कैप है, और इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो आर है। तो आप देखिए
यहां से यहां तक हमारा आर वेक्टर है, तो उसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ, तो इस आर वेक्टर की जो लेंथ है वो दोनों चार्जेस के जो बीच की डिस्टेंस है उसके इक्वल होगी। तो मॉड ऑफ आर की वैल्यू यहां पर आर आ जाएगी, और इसलिए अब ये फार्मूला हो जाएगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वेक्टर आर अपॉन में आर। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो बना स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन में आर की पावर 3, और ये वेक्टर आर। तो ये भी हमारा जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, जिसमें आर कैप आ रहा है, और जो लास्ट वाला है ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें हमने आर कैप को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो दीज टू आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये जो क्वेश्चन है जरा देखिएगा ध्यान से, ये चार्ज दिया गया √3 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम ये चार्ज है, और एक चार्ज आपका है 10⁻⁻⁶ कूलम। ये दोनों चार्ज दिए गए हैं। एक चार्ज है √3 इंटू 10⁻⁻19 और दूसरा है -10⁻⁻6। और ये पहला वाला चार्ज इस पोजीशन पर रखा है 0 0 0, और दूसरा वाला चार्ज इस पोजीशन पर रखा है 1 1 1। सेकेंड वाले चार्ज पर फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में, सेकेंड वाले चार्ज पर फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो √3 इंटू 10⁻⁻19, √3 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन में है √3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, जो कि 0 0 0 इस पोजीशन पर रखा है, और जो दूसरा चार्ज है वो 10⁻⁻6 कूलम है, और उसकी जो पोजीशन है वो 1 1 1 1 पर रखा हुआ है। ऐसा इस क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है और एक इस पोजीशन पर रखा है। दूसरे वाले पर फोर्स चाहिए वेक्टर फॉर्म में, दूसरे वाले पर फोर्स चाहिए, यानी कि मुझे 10⁻⁻6 कूलम पर फोर्स चाहिए इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किस पर फोर्स चाहिए, किस पर फोर्स चाहिए, मैंने यहां पर दोनों चार्जेस के नाम दे दिए। किस पर फोर्स चाहिए, बी पर चाहिए। बी तुम हो गए टेस्ट। कौन फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये हो गया सोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा यार सोर्स से पूछना, सोर्स सामने वाले टेस्ट पर फोर्स लगाना है, डायरेक्शन बताओ। इसने कहा डायरेक्शन हो गई ये, चार्जेस का साइन नहीं दिया जाए तो यार हमेशा वो प्लस है, ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आर कैप भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये वेक्टर आर हमें चाहिए। तो अगर किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये हमारे पास में टेल है, ये टेल है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, और ये हेड है, इसके भी कोऑर्डिनेट अगर पता है, तो हेड वाले कोऑर्डिनेट को फाइनल 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 कह दिया, और टेल के कोऑर्डिनेट को इनिशियल 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 कह दिया। तो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वाला x माइनस इनिशियल वाला x आई कैप, पहला वाला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y, तीसरा z, प्लस फाइनल वाला y माइनस इनिशियल वाला y j कैप, प्लस फाइनल वाला z इनिशियल वाला z k कैप। ये हम जानते हैं।
तो ये हमारे हो गए फाइनल फाइनल फाइनल, और ये हो गए इनिशियल इनिशियल इनिशियल। फंडा लगा दो, जब आप ये फंडा अप्लाई करोगे तो फाइनल वाला x, इनिशियल वाला x आई कैप, फाइनल वाला y, इनिशियल वाला y जे कैप, फाइनल वाला z, इनिशियल वाला z के कैप। तो ये वेक्टर r इज इक्वल टू आ गया आई कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। फार्मूला तो हम ये लगाएंगे ना वेक्टर में, सॉरी टेस्ट चार्ज ओवर टेस्ट चार्ज, ये T फॉर टेस्ट चार्ज, S फॉर सोर्स चार्ज। फार्मूला होता है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 वेक्टर R। Q1 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, Q2 भी दिया गया है, दोनों चार्जेस में से एक Q1 हो जाएगा, दूसरा Q2 हो जाएगा। वेक्टर R हम निकाल चुके हैं, अब ये R क्यूब और चाहिए। तो स्मॉल r यानी कि दोनों चार्जेस के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है आप देख सकते हैं वो मॉड ऑफ r के इक्वल होगा। वेक्टर की जो r वेक्टर की जो लेंथ है वही दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगी। तो जब आप ये मॉड ऑफ r निकालेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर i के साथ वाली वैल्यू, j के साथ वाली वैल्यू, k के साथ वाली वैल्यू। तो ये हो गया √3। √3 का मतलब हो गया 3 की पावर हाफ। वैल्यू पुटअप किया जाए तो f इज इक्वल टू स्मॉल k की वैल्यू एयर में होती है 9 10 टू द पावर 9। नथिंग से स्पेशली, ऑलवेज वी कंसीडर, यू कंसीडर की चार्जेस कहां पर है, एयर में। और Q1 हमारा है √3 10 की पावर -19, और Q2 है 10 की पावर -6 अपॉन में R हमारा है 3 की पावर हाफ, ऊपर इसके हो गई 3 पावर, और वेक्टर R ये रहा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। F इज इक्वल टू ये 9 और ये 19 और 6 25, 25 से 9 पावर हो जाए माइनस तो कितना बचेगा, ये आया 6 और ये 1 यानी कि माइनस का 16, माइनस का 16 पावर चेक कर लेना भाई। तो ये आ गया माइनस का 16, और ये है 3 की पावर हाफ, ऊपर है 3 की पावर हाफ और नीचे है 3 की पावर 3/2। तो कितना बचेगा, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3 की पावर 3/2 माइनस का 1/2। सॉल्व करने पर आएगा 1/3 की पावर 2/2 यानी 3 आएगा। तो ये दोनों लोग सॉल्व होके 3 आ जाएंगे, और ये वेक्टर एज इट इज आएगा आई जे के। तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू आ गई 3 × 10 की पावर -16 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आंसर हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में जो इन्होंने फोर्स पूछा था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखते हैं आंसर, 3 10 टू द पावर -16, सॉरी 6 नहीं है 16 है, और आई कैप जे कैप के कैप। चेक किया जाए आंसर। ये देखिए ये आंसर दिया गया है, वही आंसर आ रहा है जो हम लोगों ने निकाला है। 3 × 10 की पावर -16, और ये नेगेटिव क्यों लगा दिया है, तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि इंडियन ऑथर्स में से कुछ ऑथर ऐसे हैं जो फोर्स जब निकल आता है तो अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो वहां पर वो नेगेटिव लगाते हैं, और रिपल्सन फोर्स है तो वहां पे प्लस लगाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला चार्ज है वो माइनस में है, एंड दैट इज वाई दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट कि जो डायरेक्शन ऑफ जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्शन का है। ठीक है, आप कभी भी ये गलती मत करना, फोर्स के फार्मूले में चार्ज की वैल्यू लेना, साइन नहीं लेना।
क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का भी क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन में देखें क्या स्पेशल है। थ्री चार्जेस हैं, हर एक की वैल्यू क्यू है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर ये सारे के सारे चार्ज रखे हुए हैं। The resultant force on any one charge due to other two। तो अगर हम यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रेम कर लें, are placed at the corners of an equilateral triangle, और यहां पर एक पॉइंट मिसिंग दिखाई दे रहा है मुझे कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी ईच साइड ए है, स्मॉल ए है। तो यहां पर ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए की साइड लेंथ हो गई। यहां पर भी क्यू रखा है, यहां पर भी क्यू रखा है, यहां पर भी क्यू रखा है। कह रहा किसी एक पर फोर्स लगेगा, जिस पर फोर्स लगेगा वो टेस्ट होगा। तो आप किसको चूज कर रहे हो? मान लो हमने कहा मैं इस पर फोर्स निकालूंगा, तो ये टेस्ट हो गया। और ये दोनों सोर्स के चार्ज हो गए, ये भी सोर्स चार्ज हो गया और ये भी सोर्स चार्ज हो गया। चलिए आप ट्राइंगल को जरा नाम दे देते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। अब डायरेक्शन हमेशा सोर्स से पूछा करो, तो सोर्स ने सामने वाले टेस्ट को रिपल किया। ये देखिए रिपल्सन फोर्स। अगर मैं उस फोर्स को एफ से लिखूं तो स्मॉल के Q1 Q2 में Q1 Q2 में Q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस में आया ए स्क्वायर। ये वाला जो सोर्स है ये भी फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन पूछ लो इससे भी। तो बी वाले सोर्स चार्ज ने सामने वाले को रिपल्सन फोर्स लगाया। ये देखिए वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी स्मॉल के Q1 Q2 में फिर एक बार वही Q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस में आ गया ए स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये डिग्री 60 60 60 होगा, तो यहां से ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। तो यू कैन सी, वी कैन सी कि दो बराबर फोर्सेस हैं, 60 डिग्री पर है। तो नेट फोर्स आप निकाल दीजिए वेक्टर वाले मेथड से। तो नेट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर, दूसरा वाला फोर्स भी एफ के इक्वल है क्योंकि दोनों वैल्यूज में इक्वल देख रहे हो आप, दोनों लोग वैल्यू में इक्वल हैं। 2f एंड f साथ में cos 60, cos 60 की वैल्यू हाफ होगी, तो नेट फोर्स आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। cos 60 का हाफ इस 2 को खत्म कर देगा, एफ स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा अंडर रूट 3f स्क्वायर। तो यानी कि नेट फोर्स आ गया आपका f अंडर रूट 3, और f हमारा क्या था, सिंगल फोर्स था। तो यहां पर f की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, स्मॉल के क्यू स्क्वायर रूट 3 अपॉन में ए स्क्वायर। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है हाँ, ये रहा आंसर। ये देखिए स्मॉल के का मतलब वही 1/4πε0 इन केस ऑफ एयर या वैक्यूम। तो आंसर मिल गया। तो हम लोगों ने अभी तक चार्ज पूरा रिवाइज कर लिया, छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के साथ, और इलेक्ट्रिक फोर्स को देखा कि कुछ क्वेश्चंस भी वहां पर किए गए। इलेक्ट्रिक फोर्स में बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस भी होते हैं,
तो आई विल टेक ऑल दीज हैवी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रॉब्लम डिस्कशंस। यहां पर हम थ्योरी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो थ्योरी में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स के हैवी प्रॉब्लम इसी मतलब हेडिंग के साथ, इसी थंबनेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्टिव वाले, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी एज इट इज आ जाते हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो रिजल्ट आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यू ऑल कैन सी दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम ये देख रहे थे कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाया है और डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। दोनों चार्जेस दो आपस में डिस्टेंस मेंटेन किया है और इसने उस पर फोर्स लगा दिया है। लेकिन कोई ये कह रहा है कि बिना टच किए फोर्स कैसे लग सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया और उसको ऑब्जेक्ट को टच भी नहीं किया? कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहानी है? स्टार्ट हुई थी बात यहां से कि Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, डिस्टेंस R है और इनके बीच में फोर्स है। ये डिनाई नहीं किया जा रहा कि फोर्स नहीं है, फोर्स है, हम भी जान रहे हैं। टॉरसन बैलेंस डिवाइस जो है ये भी बता रही कि फोर्स है। बट कुछ लोग हैं जो ये बात नहीं मानने को तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं बिना टचिंग के फोर्स तो नहीं होता। तो पूछा जाए उनसे कि फिर फोर्स तो है, क्यों है? तो देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चार्ज से एक एनर्जी निकल रही है, जैसे ये Q1 चार्ज है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके हिसाब से अगर आप समझें तो फोर्स क्यों लग रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। Q1 चार्ज से एनर्जी निकल रही है और ये एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हुए इसको ये Q2 चार्ज मिला, इसने फोर्स लगा दिया। मतलब Q1 ने Q2 को डायरेक्टली टच नहीं किया, बट उससे जो निकलने वाली एनर्जी है ना, उसने उस चार्ज को टच किया है और फोर्स लगाया है। और इस एनर्जी की जो खास बात है वो ये, इस एनर्जी की जो खास बात है वो ये है कि ये एनर्जी चार्ज को ही टच करेगी। ये जो एनर्जी है वो चार्ज को टच करेगी। ओके ठीक है, ये एनर्जी चार्ज को टच करेगी। कोई और मिलेगा तो उसको टच नहीं करेगी। जैसे हमारी जो साउंड की एनर्जी है ना, वो अपना इफेक्ट केवल आपके कानों पर डालेगी। आपकी जो बॉडी का आई वाला पार्ट है उस पर साउंड की एनर्जी इंसिडेंट होगी, गिरेगी, बट कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। साउंड की एनर्जी केवल कानों के ऊपर इफेक्ट डालेगी, बाकी किसी और से मतलब नहीं है। तो ये जो चार्ज से निकलने वाली एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। रास्ते में कोई चार्ज मिला, उसको उसने टच किया और फोर्स लगाया। इसी तरीके से जो Q2 चार्ज है उससे भी एनर्जी निकल रही है। Q2 वाले चार्ज से एनर्जी निकल रही है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है और रास्ते में अगर कोई चार्ज मिल गया तो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। यानी पूरी कहानी ही बदल चुकी है। अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जा चुके हैं, तो वहां पर हमको अपना जो अप्रोच है, जो थॉट्स हैं, जो सोचने का तरीका है, वो बदलना पड़ेगा। अभी तक हम कहते थे कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, बट अब हमें कहना होगा
Q1 से निकलने वाली एनर्जी है, और वो एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, और जो ये स्टेशनरी चार्ज Q1 है और जो Q2 है, इससे जो निकलने वाली एनर्जी है डियर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी ने टच किया और फोर्स लगाया, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार इस चैप्टर में फिर से बता दूं कि स्टेशनरी चार्ज फॉर्म एनर्जी which is called electrostatic energy या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और 1820 में एक्सपेरिमेंट हुआ और ये बात वेरीफाई हो गई कि हाँ ये सही बात है। तो ऐसे जैसे मैं आपको टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे वोकल कॉर्ड से निकलने वाली जो एनर्जी है, साउंड की एनर्जी, वो आपके कानों के अंदर जा रही है, मेम्ब्रेन को टच कर रही है और हमको सुनने में आपको हेल्प कर रही है। अब हीट की एनर्जी मेरी स्किन को टच करती है, मुझे इफेक्ट आएगा कि हाँ हीट एनर्जी है। तो ये प्रोसेस कोई नया नहीं है। इसी तरीके से स्टेशनरी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रिलीज होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, देखती है कहाँ चार्ज है, जैसे ही चार्ज मिलता है उस पर फोर्स लगाती है। आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड, अ चार्ज produces something, कुछ, called an electric field in the space around it. This electric field exert a force on any charge placed in it. तो डियर ये देखो यही बात लिखी गई है, और इस समथिंग का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इस समथिंग का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, अब कोई कहानी नहीं है, 1820 में एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये वेरीफाई हो चुकी। द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द सोर्स चार्ज। जैसे जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। तो ये जो फील्ड एनर्जी निकलेगी वो किसी अदर चार्ज पर फोर्स लगाएगी, खुद पे नहीं लगाएगी, वो ये कह रहा है। तो वही तो यहां पर आपने देखा Q1, अब येलो कलर से मैंने यहां पर Q1 से निकलने वाली एनर्जी को दिखाया। तो Q1 से निकलने वाली एनर्जी ने Q2 पर फोर्स लगाया है और Q2 से निकलने वाली एनर्जी ने Q1 पर फोर्स लगाया है। और जब हम अपने आप को स्पेसिफाई कर लेते हैं तो हम दोनों में से किसी एक को सोर्स मानेंगे, फिर दूसरे वाले को टेस्ट मान लेंगे। अभी हमने दोनों को मौका दिया कि फोर्स अपना लगा सकते हो। तो ये बात इन्होंने लिखी हुई है, बहुत कॉमन सी बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बात आप बताइए कि आप हमको सुन रहे हैं तो मैं इतनी इंटेंसिटी से बोल रहा हूं कि आप तक साउंड पहुंचे, और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, माइक यूज कर लिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। तो यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी फॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स कैपिटल F किसके ऊपर लगाया, ओवर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितनी वैल्यू का था, Q वैल्यू का था। तो यूनिटरी मेथड से मैंने लिखा Q वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने लगाया है, वो F है।
तो 1 वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन क्यू। 1 वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं, वैसे तो ये सब पीडीएफ फॉर्म में दिख ही रहा है आपको, तो मुझे अगर लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो मेरा जो वे ऑफ राइटिंग, जो डेफिनेशन होगी, मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं। तो ये देखिए कैपिटल ई की वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये 1 वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये देखो, ये यहां देखते हैं क्या लिखा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मींस जो आपको एक बात और बता दें कि इन जनरल जो हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव ही लेते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट बने हैं वो सारे के सारे इसी एजम्पशन के साथ हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि कभी टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं होगा। बट हम जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो रूल्स पढ़ते हैं, वो सब पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ते हैं। पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज है। अगर नेगेटिव आता है तो वहां पर क्या चेंज आएगा, आई विल डिस्कस जब वो सिचुएशंस आएगी। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed in electric field at a point is called electric field intensity at that point. It is also known as electric field simply. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको सिंपल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट वैल्यू का, और उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एफ है। तो 1 वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर कितना लगेगा, तो ये देखिए, और यहां पर एक कंडीशन, एक लाइन आप ये भी देख सकते हो। ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये छोटा सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपसे बात करूंगा तो इस बारे में जरूर बात कर लूंगा। भाई जो टेस्ट चार्ज है अगर उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो वो भी अपना इफेक्ट दिखाने लगेगा सोर्स चार्ज पर। हम ये चाहते हैं कि सोर्स चार्ज हमेशा सोर्स बना रहे और टेस्ट चार्ज जो है केवल फोर्स को फील करे। इससे जो फोर्स आएगा वो इसके ऊपर काउंट नहीं करना है, तो वो फील्ड लाइंस की बात करेंगे तब बता देंगे। तो यहां पर जो लिखा है क्यू नॉट टेंस टू 0, ये केवल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिलहाल यहां पर आप देखिए इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर कूलाम हो गया। और यहां पर मेरा एक सजेशन है आपको कि अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखें तो कभी भी ऐसे ना लिखें E बराबर F अपॉन क्यू। गलत, आप गलती कर देंगे। आप हमेशा इसको ऐसे लिखें E इज इक्वल टू F अपॉन टेस्ट चार्ज। और आपको पता है कि अगर हम किसी वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जो नया वेक्टर मिलता है वो डायरेक्शन में सेम होता है। तो यहां पर जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन अपॉन कूलाम। इसका यूनिट क्यों है, क्योंकि F हमारा न्यूटन हो गया, Q अपना कूलाम हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस यूनिट में तो वोल्ट अपॉन मीटर भी इसका यूनिट है, तो वो रिलेशन जब आप देखोगे तब बताया जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के साथ में 1 बाई टेस्ट चार्ज को यानी कि स्केलर को मल्टीप्लाई किया गया है तो वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रहता है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन से मैच करेगी।
ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो यूनिट चार्ज पर फोर्स है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहीं से तो यहां से आपको मिलेगा F इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू में E, टेस्ट चार्ज इनटू में E, तो वही लिखा हुआ है यहां पर। डायमेंशन, ये डायमेंशन है क्योंकि डायमेंशन अगर पूछते हैं तो पता होनी चाहिए, तो डायमेंशन आ गई इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जो रिजल्ट है ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला ये लिखा गया है। कैसे आया है आपको बता देते हैं, क्योंकि यहां जो डिस्कशन हो रहा है उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाना। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो E इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो ये हमारे पास में सोर्स चार्ज हो गया और R डिस्टेंस पर ये हमारे पास में टेस्ट चार्ज हो गया। तो वेक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे तो स्मॉल के Q1 की जगह पे सोर्स चार्ज, Q2 की जगह पे टेस्ट चार्ज अपॉन में R की पावर 3 और ये वेक्टर R। और अगर आप R कैप में लिखेंगे तो ये आएगा स्मॉल के Q1 की जगह पे सोर्स चार्ज, Q2 की जगह पे टेस्ट चार्ज अपॉन में R स्क्वायर और ये R कैप। अगर आप ये वाली वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K SC फॉर सोर्स चार्ज, TC फॉर टेस्ट चार्ज अपॉन में R की पावर 3 वेक्टर R होल अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ने टेस्ट चार्ज को कट कर दिया तो E इज इक्वल टू आ गया स्मॉल के सोर्स चार्ज अपॉन में R की पावर 3 वेक्टर R। अगर आप ये वाला फार्मूला यहां पुटअप करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी इस स्मॉल के सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन में R स्क्वायर R कैप और होल अपॉन में आएगा टेस्ट चार्ज। ये रहा, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कट हो जाएगा तो देखिए R कैप के रिजल्ट में, R कैप के लुक में ये ऐसा आ जाएगा SC अपॉन R स्क्वायर और ये R कैप। तो ये रिजल्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट वाला सोर्स चार्ज हमने लिया हुआ है और ये R कैप के फॉर्म में आ गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स केवल वैल्यू फॉर्म में लेंगे स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू है फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग वैल्यू में लिखें तो वेक्टर हटा दें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन टेस्ट चार्ज। तो F की वैल्यू होगी K सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन में R स्क्वायर और अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कट हो जाएगा तो ये देखिए E इज इक्वल टू आ जाएगा K सोर्स चार्ज अपॉन में R स्क्वायर। तो ये तीन रिजल्ट आपके पास आ गए और सभी ड्यू टू पॉइंट वाला चार्ज है। अगेन रिपीटिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेवलप करेगा वो सोर्स चार्ज है एंड दैट इज वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज है, वो हमेशा सोर्स चार्ज के लिए डिफाइंड होगी। तो एक रिजल्ट आपका ये है, एक रिजल्ट आपका ये है और एक रिजल्ट आपका ये है। ठीक है, और यहां पर आर कैप वाला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए
ये है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये देखिए आर कैप, ठीक है। ठीक, इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज वाइल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये भी, एक बार इसको और आप जो लिखा हुआ है पढ़ के देखें। जो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज होगी। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारे पास में प्लस वाला चार्ज है, ये प्लस वाला चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस है। और फिर रिपीट करता हूं कि इन जनरल हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना है, आप पॉजिटिव ही लेकर के सारी बातें जो है वहां पर रखी गई हैं। तो ये पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज हो गया, ये सोर्स चार्ज हो गया। तो सोर्स चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो अवे ही होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी अवे हो जाएगी। अब यहीं पर आपका टेस्ट चार्ज प्लस है, हमेशा ही प्लस लेना है आपको। बट अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में नेगेटिव है तो वहां पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तब उस समय क्या चेंजेस करते हैं बताएंगे आपको, वो सिचुएशन आएगी जब। और अब की बार जो चार्ज है हमारा, सोर्स वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये हो गया सोर्स चार्ज नेगेटिव वैल्यू का, यहां लिखते नेगेटिव। तो ये देखो इसको अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किधर हो गई, चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ। तो जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी कैसी होगी, टूवर्ड्स। तो वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव सोर्स चार्ज, यहां पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज, यहां पर आप समझना पॉजिटिव वाला अगर सोर्स चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है टेस्ट चार्ज पर, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव लिया जाएगा, तो अवे वाली हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अगर आप नेगेटिव वाला सोर्स चार्ज लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो टूवर्ड्स हो जाएगी, एंड दैट इज वही बात यहां पर लिखी गई है। तो वही फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। स्पेशल पॉइंट, कमाल के स्पेशल पॉइंट है ये, स्पेशल पॉइंट। ये है स्पेशल पॉइंट में पहला पॉइंट, और ये टोटल है यहां पे 3 पॉइंट। जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगर Q1 Q2 R डिस्टेंस पर है और दोनों का टाइप सेम है और डिस्टेंस डी है, तो पॉइंट फ्रॉम Q1 वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में Q1 चार्ज है
और r डिस्टेंस पर ये Q2 चार्ज है। तो एक ऐसी जगह का पता लगा लीजिए जहां पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिलेगी। याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर काम करने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पर हमने कहा कि फाइंड जगह, फाइंड पोजीशन ये दोनों चार्जेस हमारे सिस्टम ऑफ चार्ज का पार्ट है, मतलब ये दोनों ही सोर्स चार्जेस हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेंगे। तो फाइंड पोजीशन वेयर प्लेसिंग टेस्ट चार्ज, जहां पर अपना टेस्ट चार्ज अगर हम रखें और उससे पूछें कि कुछ फील हो रहा है, तो टेस्ट चार्ज कहे कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो प्लेसिंग टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस 0 नेट फोर्स। और बेटा जहां पर नेट फोर्स 0 होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है F अपॉन टेस्ट चार्ज। जब फोर्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 0। वो यही आपसे कह रहा है, ये पॉइंट जो है आपका। तो आपको ये काम दिया गया, आप इस काम पर लग गए, यहां ढूंढना वहां ढूंढना। मान लेते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है, हमने टेस्ट चार्ज यहां रखा, देखा, पता किया फोर्स लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। ऐसे बार बार जो है एफर्ट्स करते गए और सभी जगहों पे टेस्ट चार्ज को रख करके देखा जा रहा है कि फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्स आ रहा है। फिर एक क्योंकि अगर एफर्ट्स करेंगे तो सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। तब पता चला कि वो जगह जहां पर 0 नेट फोर्स होगा वो दोनों के बीच में होगी। यहां पर एक लाइन लिखी गई है सेम टाइप, मतलब ये दोनों चार्ज लाइक लाइक फैमिली के हैं, या तो ये दोनों प्लस है या फिर ये दोनों माइनस है, लाइक है। तो क्या आंसर मिला जब एफर्ट्स किया गया? तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला कि भाई बहुत हार्ड वर्क करने के बाद जब पता किया तो नेट फोर्स जहां पर 0 होगा उस जगह को बेटा न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप ऐसी जगह का पता लगा लेते हैं जहां पर टेस्ट चार्ज को हम रखेंगे और उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, तो उस जगह को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो फॉर 2 लाइक चार्जेस, like charges, neutral point take place between them। इधर उधर ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। न्यूट्रल पॉइंट नाम की जो जगह है ना उन दोनों के बीच में मिलेगी। बिटवीन देम क्लोजर टू स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉल वैल्यू चार्ज। तो अगर हम Q1 को कह दें कि Q1 तुम छोटे हो वैल्यू में और Q2 ये वैल्यू में बड़ा है, तो न्यूट्रल पॉइंट नाम की जो जगह है वो इन दोनों के बीच में मिलेगी और वो छोटे वाले चार्ज के पास होगी। तो ये है वो जगह न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर अगर तुम्हारा टेस्ट चार्ज रखा होगा उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, 0 नेट फोर्स होगा। और अगर ये डिस्टेंस यहां से d है तो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो d को याद रखते हैं, d बराबर होता है r अपॉन अंडर रूट बड़ा चार्ज BC। BC का फुल फॉर्म है बिग चार्ज, Q1 और Q2 में जो बड़ा है, अपॉन में छोटा चार्ज, तो छोटा चार्ज है SC। यहां पर SC का मतलब है छोटा चार्ज, और ये प्लस का 1।
अब अगर हम इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलें तो छोटा वाला चार्ज जो है वो Q1 है और बड़ा वाला चार्ज अपना Q2 है, और +1 एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट वही मिल जाएगा। ये हो जाएगा R अंडर रूट में आ जाएगा Q1 और अपॉन में आएगा अंडर रूट में Q2 और प्लस का अंडर रूट में Q1। तो डियर आप देखें तो वही तो ये लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा है, अंडर रूट में Q1 R अपॉन में Q1 प्लस Q2। तो आप चाहे जैसे इसको याद करें, चाहे इस तरीके से याद कर ले। मेरा तो अपना सजेशन ये है कि फाइनली अगर न्यूमेरिकल है तो आपको याद होना चाहिए BC का मतलब है यहां पे बिग चार्ज, और SC का मतलब यहां पर है स्मॉल चार्ज। कैसे आया तो उसकी अगर नीड होगी तो देख लिया जाएगा, अदरवाइज वी आर लुकिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो दिस इज सफिशिएंट, ये आपके लिए सफिशिएंट है। कैसे आया तो वो फोर्स निकाल के फिर उनको जीरो किया गया। अच्छा, सेम रिजल्ट होता लेकिन अगर ये अनलाइक होते, अगर अनलाइक चार्जेस होते, Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस होते तो बेटा जी यहां केवल माइनस आ जाएगा। यानी अगर मैं उस फार्मूले को रिपीट करूं कि अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं तो देखो स्मॉल डी की वैल्यू आएगी R अपॉन अंडर रूट BC फॉर बिग चार्ज अपॉन में SC फॉर स्मॉल चार्ज -1। और फिर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग Q1 छोटा है तो जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो बीच में यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड यू कैन सी दिस वन, ये रिजल्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हमारे पास में तीन चार्ज है, Q1 है, Q2 है और स्मॉल q है, और ये एक ही लाइन पर है, और दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ये अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे हम जब बात करेंगे तब इसको करेंगे, इसको अभी हटाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बातें अभी नहीं कर रहे, केवल फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं। अब आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ही बनी है, और फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करेगी। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जब हम कहीं पर ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं तो टोटल निकालने के लिए वेक्टर समेशन मेथड यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करती है। जैसे यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E3 है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का वेक्टर समेशन हो गया। और दो ही फील्ड अगर हैं तो फिर दो वेक्टर का टोटल कैसे निकलता है, तो ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। अब ये वाली जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की तो बात हमने करी, क्या वो दिखती है? आंसर है दिखती तो नहीं है। तो माइकल फैराडे ने कहा कि हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दिखाएंगे, और दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी तो वो कुछ कंसीडर करने वाले थे, क्योंकि ज्योमेट्रिकली वो दिखाएंगे साउंड की एनर्जी दिखती है नहीं दिखती है, बट आपके कान इस बात को पता कर लेते हैं कि हाँ भाई साउंड तो है।
लाइट की एनर्जी दिखती है नहीं दिखती है, बट आपकी आंखें ये जज कर लेती हैं कि लाइट की एनर्जी है। हीट की एनर्जी दिखती है नहीं दिखती है, लेकिन आपकी जो स्किन है पता कर लेती है कि हाँ एनर्जी हीट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है और वो स्टेशनरी चार्ज से फॉर्म हो रही है, निकल रही है। 1820 में ये वेरीफाई हो चुका है, लेकिन दिखती नहीं है ये। कोई अदर चार्ज उसके रास्ते में मिलता है तो फोर्स फील करता है। अगर हमारे पास चार्ज है, हमारी बॉडी में चार्ज है, तो हम भी फोर्स फील करेंगे वहां पर। फैराडे ने कहा कि हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को विजुलाइज कराएंगे, हम दिखाएंगे। उसके लिए वो कुछ कंसीडर करेंगे और उनकी उसी कंसीडरेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए क्या लिखा है इसमें। क्या वही लिखा है जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया या कुछ अलग है, देखते हैं। किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन कर्व्स नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। वही तो मैंने कहा कि फैराडे ने कहा कि हम इसको विजुलाइज करेंगे, ज्योमेट्रिकली पिक्चर बना के विजुलाइज करेंगे। तो पिक्चर बना के जब विजुलाइज करेंगे तो कुछ लाइंस बनेंगी, कुछ ज्योमेट्रीज बनेगी, और वो जो भी ज्योमेट्री बनेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is that the imaginary smooth curve drawn in the electric field along which a free isolated unit positive charge moves। जब हम इन लाइनों को बनाएंगे तो मुझे हेल्प चाहिए होगी, तो हेल्प लेने के लिए हम अपने टेस्ट चार्ज को बुलाएंगे, भैया टेस्ट चार्ज तुम पॉजिटिव रहना और 1 वैल्यू के तुम रहना, तो फिर हम लाइंस बनाएंगे। तो लाइंस बनेंगी और कैसे बनेंगी देखते हैं। अब जब हमने लाइंस बनाई, ये वाली बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हमें इलेक्ट्रिक लाइंस बनानी है। तो हम एक आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे जो कि फ्री होगा मूव के लिए, यानी कि ये टेस्ट चार्ज होगा। तो लाइन बनेगी और हेल्प इसके लिए जाएगी। तो लाइंस बनाई जाए। पहला, हमारे पास में सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास में पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये है हमारे पास में छोटा सा पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक, सोर्स चार्ज है, इससे एनर्जी निकल रही है, मुझे उसको विजुलाइज कराना है, दिखाना भी है। तो हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। ये देखो टेस्ट चार्ज 1 वैल्यू का टेस्ट चार्ज है, यहां रखा है टेस्ट चार्ज। फिर रिपीट करता हूं डियर, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यों लिया गया है? सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी बात को लेकर के फ्रेम कर दिए गए हैं। बट अगर कभी नेगेटिव टेस्ट चार्ज आ गया तो उसका भी इलाज है। तो हमें बिना किसी इफ एंड बट के टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हैं तो हमेशा 1 वैल्यू का है। तो ये आपका टेस्ट चार्ज 1 वैल्यू का रखा है। पूछो, क्या पूछो? अरे सोर्स चार्ज से पूछो।
कि वो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। भैया ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव वाला है, और ये भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव वाला है, तो फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये फोर्स लग गया। अब अगर ये टेस्ट चार्ज यहां से यहां आ जाए तो फोर्स लग रहा है। एक्चुअली ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ये टेस्ट चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे रख करके ये सारा का सारा ज्योमेट्री वर्क किया गया है। तो देखने के बाद ये फील आने लगा कि अच्छा इससे कुछ निकल रहा है। हमने क्या लिया है, हमने सोर्स चार्ज लिया है प्लस वाला, और फिर हमने लाइंस बनाने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दो या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कह दो, उसके लिए हमने यूनिट वैल्यू का टेस्ट चार्ज लिया है, क्योंकि हमेशा टेस्ट चार्ज लेकर के ही काम करना है। तो क्या हुआ है, जो हुआ है जरा देख लेते हैं, लिख लेते हैं। जो हुआ है वो कॉन्सेप्ट बन गया कि फॉर पॉजिटिव आइसोलेटेड सोर्स चार्ज, फॉर पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज, यानी कोई और सोर्स चार्ज अगल बगल नहीं है, तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज अकेला है। और टेस्ट चार्ज तो केवल फोर्स खाने के लिए होता है ना, टेस्ट चार्ज तो ये रखा हुआ है फोर्स फील करने के लिए। तो फॉर पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट सोर्स चार्ज, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दो या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कह दो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, और कैसे हैं, रेडियल है, चारों तरफ है, और कैसे हैं, आउटवर्ड इन डायरेक्शन है, आउटवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अकेले पॉइंट वाले प्लस सोर्स चार्ज के लिए आ गई। अच्छा, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव वैल्यू का होता, ये नेगेटिव वैल्यू का सोर्स चार्ज अगर होता, और यहां पर भी हम टेस्ट चार्ज लेते, ये टेस्ट चार्ज है फोर्स फील करने के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए पूछा जाए, हमेशा सोर्स से पूछते हैं। तो ये वाला नेगेटिव वाला सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव वैल्यू का है और 1 वैल्यू का है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होता, अट्रैक्शन। अगर ये चार्ज टेस्ट वाला यहां से यहां होता, ये सारी लाइंस जब हम बना के इसको भी अपडेट कर देंगे, तो अकेले पॉइंट वाले नेगेटिव सोर्स चार्ज की जो लाइंस हैं
वो कैसी दिख रही हैं? स्ट्रेट है, रेडियल है, रेडियल मतलब चारों तरफ है, और इनवर्ड है। यानी अगर मुझे यहां पे कमेंट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद, तो मैं इसी को कॉपी कर दूंगा। जहां पर ये पॉजिटिव लिखा है वहां पर नेगेटिव आ जाएगा। फॉर नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, रेडियल एंड, यहां पर आउटवर्ड है, और जहां पर ये आउटवर्ड लिखा है वहां पर मुझे लिखना पड़ेगा इनवर्ड। उस पॉइंट पर डियर ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कमिटमेंट है फैराडे का कि हम आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको विजुलाइज कराएंगे, दिखाएंगे। उसके लिए वो कुछ लाइंस बनाएंगे, ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। तो हेल्प लेने के लिए हमारे पास में पॉजिटिव नेचर का टेस्ट चार्ज होगा, और वो सोर्स चार्ज के साथ जैसा भी फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग लाइंस बन जाएंगी। तो ये हमने लाइंस बनाई हैं अकेले पॉजिटिव वाले सोर्स चार्ज के लिए और नेगेटिव वाले सोर्स चार्ज के लिए। और आइसोलेटेड का यहां मतलब है कि ये जो जैसे ये सोर्स चार्ज है तो कोई और दूसरा कोई अगल बगल सोर्स चार्ज नहीं है। क्या लिखा है देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जबकि एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये जो लाइन लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है, ये देखिए, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, यानी कि एंड हो रही है नेगेटिव चार्ज पर। तो ये पॉइंट जो है यहां लिखा हुआ है, हमने इसको पहले अपडेट कर लिया। अच्छा, अब अगर हमारे पास में सोर्स के चार्जेस अकेले नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, तो लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका पिक्चर कैसा होगा, चलिए देखते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज था और ये अकेला था, तो जब ये अकेला था तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऐसी थी। ये ऐसी थी। एक और आइसोलेटेड पॉजिटिव लेते हैं। जब ये अकेला हुआ करता था तो इसकी लाइंस, फोर्स की लाइंस कह दो या फील्ड की लाइंस कह दो, तो ऐसी थी। लाइंस ऐसी थी।
अगर ये दोनों लोग मिलकर सिस्टम बना लें, अगर ये दोनों लोग मिलकर सिस्टम बना लें, मतलब अब ये अकेले नहीं है, यहां प्लस का कोई और मतलब मत समझना। प्लस का मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालने आ गए, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा। भाई ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इसको देखो, फील करने के लिए इसकी सारी की सारी एनर्जी इसको क्या कर देगी? रिपल कर देगी। ऑल द फील्ड लाइंस रिपल्सन मोड में आ गई, लाइक दिस। ये देखिए, रिपल कर दिया, पूरी की पूरी फील्ड को रिपल कर दिया। और दूसरा वाला जो ये प्लस है, क्योंकि दोनों ही सोर्स हैं, तो ये वाला सोर्स उसकी एनर्जी को क्या कर देगा? रिपल कर देगा। रिपल्सन वाली फीलिंग, सारी की सारी एनर्जी रिपल्सन मोड में आ गई। तो ये देखिए, रिपल्सन मोड में एनर्जी का फील लेते हुए हमने यहां पर दो या दो से ज्यादा अगर सोर्स के चार्जेस तो फील्ड की लाइंस को दिखा दिया। तो जब वो अकेले थे उसी को काउंट करते हुए आप केवल नेचर देखिए और फिर उसी अकॉर्डिंग बना दीजिए। और जब यहां पर आप इस सिचुएशंस को बनाएंगे तो लाइंस जो है वो कैसे हो जाएंगे? कर्व हो जाएंगी, क्योंकि ये इसको रिपल करेगा, मोड़ेगा, लाइनों को मोड़ेगा। मतलब ये लाइंस स्ट्रेट है तो उनको क्या करेगा? पुश करेगा रिपल्सन फोर्स से, तो लाइंस कर्व हो जाएंगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर लाइंस स्ट्रेट हैं तो यानी वो अकेले थे, और अगर कर्ड लाइन है तो यानी कि वो अकेले नहीं है, एक से ज्यादा सोर्स चार्ज है। इसी तरीके से अगर हम एक प्लस और दूसरा माइनस ले लें, जैसे आइसोलेटेड प्लस ये है, आइसोलेटेड प्लस है, और इसकी आइसोलेशन के केस में जो इसकी लाइंस थी वो ऐसी थी। आइसोलेशन में इसकी लाइंस ऐसी थी, और ये नेगेटिव है। आइसोलेटेड के केस में इसकी जो लाइंस थी वो ऐसी थी, अब ये पास पास आ गए। पास पास मीन्स ये दोनों लोग एक दूसरे पर अपना इफेक्ट डालने के लिए पास पास लाए गए, सिस्टम ऑफ चार्ज में आ गए। पहले अकेले अकेले थे, तो क्या होगा? देखिएगा, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। तो देखो, ये वाला इसको अट्रैक्शन मोड में ले आएगा, तो सारी की सारी लाइनें अट्रैक्शन मोड में चली जाएंगी। और जो बात कही जा रही है ना उसको फील भी कराइए, देख के ये पता चले कि हाँ अट्रैक्शन मोड में लाइंस आ रही हैं। ये देखिए, ऑल द लाइंस आर इन अट्रैक्शन मोड। और जो दूसरा वाला है वो भी इसको क्या करेगा? तो ये वाला सामने वाले की फील्ड को, यानी कि जो भी फील्ड एनर्जी उसको क्या करेगा? अट्रैक्शन मोड में लाएगा। तो ऑल द लाइंस बिकम इन अट्रैक्शन मोड लाइक दिस, यू कैन सी दिस।
ये देखिए, तो कुल मिलाकर के जो बात है वो ये, अगर फील्ड की लाइंस कर्व हैं तो चार्ज जो पॉइंट वाला है वो अकेला नहीं है, उसके आसपास नियर बाई में या सिस्टम में कोई अदर सोर्स चार्ज भी है। और कर्व कैसे करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि अट्रैक्शन नेचर के साथ में कर्विंग आ रही है। इसके पहले वाले पेज में आप देखें तो रिपल्सन के साथ आ रही है। तो ऐसे आप नेचर ऑफ फोर्स को काउंट करते हुए लाइंस को जो है फॉर्म कर लीजिए। ठीक है ये बात। अगर आपको इतनी बात मेरी समझ में आई तो एक क्वेश्चन जरा देखिए और सुनिए पहले और बताइए कि कर्व वाली लाइन पर टेस्ट चार्ज रखा है। क्या है क्वेश्चन? कर्व वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेस्ट चार्ज रखा है। तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, या फिर फोर्सेस लगेंगे? क्या होना चाहिए? फोर्स लगेगा या फिर फोर्सेस लगेंगे? सोचो। आंसर है फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि डियर कर्व वाली लाइन अगर है तो कर्व वाली लाइन का मतलब एक से ज्यादा सोर्स चार्ज है, मोर देन वन, एक से ज्यादा चार्जेस है। सारे के सारे सोर्स चार्जेस उस टेस्ट चार्ज के पीछे पड़ जाएंगे फोर्स लगाने के लिए। तो हमने यहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया कर्व की फील्ड लाइन पर। वन वैल्यू का टेस्ट चार्ज रखा है, इस पर फोर्सेस लगेंगे, तो इस पर फोर्सेस लगाए जाए। देखिए, ये वाला सोर्स चार्ज हमारे इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये देखिए रिपल्सन का फोर्स लग गया। ठीक है, और ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। बार बार आपको बता रहा हूं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है। ये टेस्ट चार्ज है, तो ये फोर्स लगा है सर। अब जो ये वाला फोर्स है मान लेते हैं F1 है, ये F1 फोर्स है मान लिया, और ये F2 फोर्स है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी होना चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स भी ड्रॉ करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए ये देखिए, रिजल्टेंट फोर्स ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। F2 ये हो गया। अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया जाए। रिजल्टेंट फोर्स
दोनों का निकाला जाए। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए इस डायग्राम को पैरेललोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए एफर्ट्स करते हैं ये पैरेललोग्राम में, ये देखिए और जब आप ये नेट फोर्स को दिखाएंगे, ये नोटिस करिएगा ये नेट फोर्स की डायरेक्शन, ये देखिए नेट फोर्स की डायरेक्शन। अब गौर से जरा इस फील्ड लाइंस को देखो, ये हमारी फील्ड लाइन है कर्व वाली, ये और ये नेट फोर्स की डायरेक्शन है ये। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो आपकी कर्व वाली फील्ड लाइन की क्या है, टेंजेंट है। यानी कर्व फील्ड लाइन पर बनाया गया टेंजेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉइंट, एक प्रॉपर्टी ये भी आ गई, एक प्रॉपर्टी ये भी आ गई। एक प्रॉपर्टी ये भी आ गई कि कर्व की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है उस पर जो हम टेंजेंट बनाते हैं वो टेंजेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये बात हमें पता है तो ये पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। No lines of force can intersect each other. If they does, so then at the point of intersection two tangents could be drawn, which gives two directions of the electric at the same point, which is impossible. अगर हम ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कट कर रही हैं, वैसे तो नहीं कट करेंगी, क्यों नहीं कट करेंगी उसका रीजन आपको भी बताया। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कट कर दिया, तो अभी हमने सीखा कि जो टेंजेंट होती है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो एक टेंजेंट तो आप यहां बना लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहां पे टेंजेंट आप बनाएंगे। एक टेंजेंट मैंने ये बनाई, ये देखिए, और एक टेंजेंट ये बना ली। एक कर्व वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है,
और एक कर्व वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, और हमने कहा ये इंटरसेक्ट कर गया तो दो टेंजेंट बन जाएंगे। और टेंजेंट जो है वो क्या बताती है, रिजल्टेंट डायरेक्शन को, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। क्या तुमने कभी सुना है कि रिजल्टेंट की दो दो डायरेक्शंस होती हैं? नहीं सुना ना। तो अगर हम ऐसा माने कि वो कट कर रही हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, रिजल्टेंट की दो दो डायरेक्शंस नहीं होती हैं। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही है, ये गलत सोच रहे हैं, और वही पॉइंट यहां पर है। और थर्ड पॉइंट इसी के साथ हो गया जो अभी बताया कि टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती है कर्व की फील्ड लाइंस पर, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। These lines have a tendency to contract in length like a stressed elastic string. This actually explain attraction between the opposite charges. ये पॉइंट में भी डिस्कस हो चुका है जब आपको लाइंस वाला केस बना के बता रहे थे। These lines have a tendency to separate from each other in the direction perpendicular to this length. तो ये पॉइंट भी आपको बता चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो सारी बातें हैं वो लिखी गई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द नंबर ऑफ लाइंस। ये पॉइंट जो आपका ये है कि हमने कहा लाइंस बना लेते हैं, तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो उसके आइसोलेशन के केस में हमने ये लाइंस बना ली। तो क्वेश्चन आया कितनी लाइनें बनाएं, 10 बनाएं या 10,000 बनाएं, 10,000। तो इस पर काम हुआ, पता चला कि जो फील्ड की लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के, अमाउंट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर यानी कि अगर अमाउंट लाइंस ज्यादा होंगी तो अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और आपको ये भी बता दें कि 1 कूलाम चार्ज के पास, 1 कूलाम चार्ज हैज 1.13 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो 2 कूलाम चार्ज के लिए डबल कर देना, ट्रिपल कर देना 3 कूलाम के लिए। और ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बातें अभी नहीं करनी, अभी हम लोग पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, ये भी अभी फ्लक्स में आ जाएगा और ये भी अभी आगे जाएगा। तो ये हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही है, इसकी इंटेंसिटी के साथ साथ इसकी लाइंस के बारे में बात हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।